चैप्टर है स्थिर विद्युतकी और इसको हम इंग्लिश में सिंपल वर्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। देखिए, स्थिर विद्युतकी इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युतकी का मतलब यहां पर हम आवेश को स्थिर रख के बात करेंगे। एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जो समय के साथ ना बदले। देखिए बेटा, दो तरह के विद्युत क्षेत्र होते हैं, एक परिवर्तनशील और एक स्थिर। यहां पर बात हो रही है स्थिर विद्युत क्षेत्र की, और स्थिर विद्युत क्षेत्र वो है जो समय के साथ ना बदले। तो यहां पर हम जो विद्युत क्षेत्र हम लेके चल रहे हैं वो समय के साथ नहीं बदलता। तो आवेश के हम 3 रूप ले सकते हैं। पहला, अगर ये स्थिर अवस्था में है। दूसरा, ये गतिशील है, और गति भी बेटा आपको पता है 2 प्रकार की हो सकती है, एक समान गति और त्वरित गति। तो यहां पर अगर एक समान गतिशील है और एक और केस अगर ये त्वरित है, त्वरित आवेश है। अगर स्थिर है तो ये केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और कैसा विद्युत क्षेत्र? एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जो स्थिर है। और अगर एक समान गतिशील है तो सर विद्युत क्षेत्र तो हर आवेश उत्पन्न करता ही है, लेकिन गति के साथ ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो ये स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा, लेकिन दोनों ही समय के साथ नहीं बदलेंगे, ना विद्युत क्षेत्र और ना चुंबकीय क्षेत्र। अगर आवेश त्वरित है तो ये भी दोनों उत्पन्न करेगा, लेकिन दोनों ही आपके परिवर्तनशील होंगे। तो यहां पर उत्पन्न होगा परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र। तो मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं, आवेश की 3 स्थितियां आपके पास हो सकती है। आवेश क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जो आपकी 12th क्लास बोर्ड के लिए आपके लिए बहुत यूजफुल है। चैप्टर को पढ़ने से पहले, बुक को पढ़ने से पहले हमें सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम 11th क्लास में जैसे हम गति मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते थे, 12th में हम पूरी तरह आवेश पर निर्भर हैं। तो आप देखिए, आवेश की 3 स्थितियां हैं। एक आवेश स्थिर है, एक समान गतिशील है और एक त्वरित है। अगर स्थिर है तो ये केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और कैसा विद्युत क्षेत्र? ऐसा विद्युत क्षेत्र जो समय के साथ नहीं बदलता। ठीक है। अगर एक समान गतिशील है तो सर ये विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी, लेकिन दोनों ही समय के साथ नहीं बदलेंगे। तीसरा केस, अगर आवेश की गति त्वरित है, दोलित गति है, तो वो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये चीज आपकी परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंग, EM वेव। तो ये आपके स्टार्ट के 2 चैप्टर हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। और अगर बात करें आपकी फर्स्ट सेकंड का मतलब मेरा यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। अगर राजस्थान बोर्ड के सिलेबस पे जाएं तो ये आपके 4 चैप्टर हो गए, थर्ड एंड फोर्थ। वहीं पर बात करें स्थिर विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपका चैप्टर बाकी करंट आ गया और चुंबक वाले चैप्टर आ गए, और विद्युत चुंबकीय तरंग से रिलेटेड आपके आगे के चैप्टर हैं। तो ये अराउंड आपकी फर्स्ट बुक पूरी कवर होती है अगर हम सिर्फ और सिर्फ आवेश के बारे में जान ले। तो आपका नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं स्थिर विद्युत क्षेत्र से, और आपके स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है। तो मैं चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल चैप्टर वाइज डिस्कस करूंगा ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत ना महसूस हो। आप अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक से क्वेश्चन भी निकाल पाएंगे, सारे टॉपिक भी मैं आपके सामने कवर करूंगा। आपके बोर्ड में पूरी तरह 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे अगर आप इन वीडियो पर पूरी तरह ध्यान देंगे। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। ठीक है जी।
तो आपका चैप्टर नंबर 1 है और नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्थिर विद्युत की। हम डील करेंगे आवेश से। अब आवेश क्या होता है? तो कुछ लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, सर ये सब आवेश हैं। गलत नहीं बोलते, लेकिन फिर भी हमें आवेश का मतलब पता होना चाहिए। तो आवेश क्या है? आवेश वस्तु का वह गुण है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करती है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। अभी मैंने समझा भी दिया, आवेश अगर स्थिर है तो विद्युत क्षेत्र, गतिशील है तो चुंबकीय क्षेत्र। मतलब आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करती है। बेटा इसको हम आवेश बोलते हैं। अब आवेश का मतलब आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में 11th में भी पढ़ा होगा। सबको पता है कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और वो नाभिक से बंधे हुए होते हैं एक आकर्षण बल से। लेकिन अगर हम बाह्यतम कक्षा के किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा प्रदान कर दें, जिसको हम आयनन ऊर्जा भी बोलते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर बाहर निकल जाएगा। तो अब वस्तु कैसी होगी? आवेशित। तो आवेशित का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। तो यहां पर सबसे पहले हम आवेश के गुण की बात करते हैं। तो आवेश के गुण की बात करूं अगर मैं, तो देखिए आवेश के गुण, तो पहला देखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सबको पता है। धनावेश पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश का मतलब क्या है? तो आप प्रोटॉन से मत बोलना बेटा, प्रोटॉन तो नाभिक में पहले से ही फिक्स है। हम प्रोटॉनों को कभी स्थानांतरित नहीं करते हैं, बात होती है इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण की। तो धनावेश का मतलब अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं, तो इलेक्ट्रॉन की अगर वस्तु में कमी है तो उसको हम धनावेश बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उसको हम ऋणावेश बोलते हैं। अब कमी और अधिकता से क्या मतलब है? जैसे आपने सुना कभी Na+, क्या मतलब है Na+ का? Na+ का मतलब है कि सोडियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। क्लोरीन माइनस, सर एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एक्स्ट्रा डाल दिया। अब कैसे डालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो वो आवेशन के तरीके हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ आवेश के गुण की बात कर रहे हैं। तो आवेश दो प्रकार के हैं, धनावेश और ऋणावेश। दूसरा है बेटा, दूसरा गुण है समान आवेश, मतलब सजातीय आवेश। सजातीय आवेश का मतलब आप समझ गए, प्लस प्लस माइनस माइनस। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सबको अच्छे से पता है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना बेटा, द्रव्यमान और आवेश। द्रव्यमान आपका कभी ऋणावेशित नहीं हो सकता था, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता था। द्रव्यमान हमेशा आपका पॉजिटिव होता था। मास कैन नॉट बी नेगेटिव। वहीं पर बात करें दूसरा, सर मासेस के बीच में, द्रव्यमान के बीच में लगने वाला बल कौन सा था? गुरुत्वाकर्षण बल, और वो सदैव आकर्षण का बल था। लेकिन विद्युत बल वो आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी। तो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल गुरुत्वीय बल था और वो सदैव बेटा आकर्षण का बल था। लेकिन यहां पर हम अगर आवेश की बात करें, चार्जेस की बात करें, तो वहां पर दोनों प्रकार के बल लग सकते हैं। प्रतिकर्षित भी कर सकता है और आकर्षित भी कर सकता है। प्रतिकर्षित कब करेगा? जब सजातीय आवेश है, और आकर्षित कब करेगा? जब विजातीय आवेश है। लेकिन द्रव्यमान में ऐसा केस नहीं था।
तीसरा गुण बेटा, द्रव्यमान बिना आवेश के संभव है। मैंने कहा ये पेन, वाटर की बोतल में पानी पी रहा हूं, सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो पहले से है लेकिन मुझे करंट नहीं आता क्योंकि कुल आवेश 0 है। तो द्रव्यमान बिना आवेश के हो सकता है लेकिन आवेश कभी बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। दुनिया में कोई भी आवेशित कण हो, चाहे उसका द्रव्यमान कम से कम हो, नगण्य हो, लेकिन होता तो है ही। तो कुल मिला के तीसरा गुण है द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है, आवेश रहित हो सकता है, परंतु आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है, परंतु आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। तो मैंने कहा सर द्रव्यमान होता है, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम, -31 आप समझिए, -3 तो मिलीग्राम होता है, ग्राम, -6 मिलीग्राम, उससे नीचे जाऊंगा सर ऐसा तो वेइंग स्केल ही नहीं है जो उसको मेजर कर सके। लेकिन फिर भी चाहे नगण्य हो लेकिन है तो सही। सेम प्रोटॉन का द्रव्यमान सर MP 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम, ये इनके द्रव्यमान हैं। तो द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है लेकिन आवेश कभी बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। ठीक है जी, अब चलते हैं चौथे गुण पर। सर चौथा गुण क्या है? तो आप समझिए सर, आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बोला कि अगर द्रव्यमान को हम वेग दें तो सर द्रव्यमान का मान बदल जाता है, लेकिन आवेश अवितरणीय होता है, इनवेरिएंट है, कभी इसके मान पर फर्क नहीं पड़ता। तो अगला गुण है आवेश इनवेरिएंट है। क्या मतलब होता है बेटा इनवेरिएंट का? कि अगर आवेश विराम में है तो अगर इसका मान अगर Q0 है और आवेश अगर गतिशील है तो भी इसका मान Q0 ही होगा बेटा, बदलता नहीं है, इनवेरिएंट है, वेग के साथ इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम है। सर यदि इसे c/2 वेग से गति कराया जाए, c/2 वेग से गति कराया जाए, c क्या है? प्रकाश का वेग। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? तो सर ऊपर वाला गुण काम आएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? तो सर ऊपर वाला गुण क्या था कि सर विराम में है तो भी Q0 और गतिशील है तो भी Q0, तो क्या फर्क पड़ता है इसको कितने भी वेग से गति कराया जाए? सर इसका आवेश तो उतना का उतना ही रहेगा जितना पहले था, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अगला गुण, पांचवा गुण, आवेश सर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं लेकिन दिशा नहीं होती, चिन्ह होता है दिशा नहीं होती। मतलब कैसी राशि हुई? अदिश राशि। तो आवेश अदिश राशि है तथा इसका मात्रक SI मात्रक बेटा कूलाम होता है, C से व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश, ऋणावेश है इलेक्ट्रॉन, -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन +1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन का आवेश बराबर है, बस फर्क इतना सा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। अगर मैं बात करूं परमाणु की तो मूल रूप से उदासीन है। क्यों? जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो सर इलेक्ट्रॉन तो कम रहेंगे, बॉडी कैसी होगी? धनावेशित। और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दिए तो उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया तो बॉडी कैसी होगी? ऋणावेशित। सर आवेश का CGS मात्रक क्या होता है?
तो सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम, इसको ईएसयू भी बोलते हैं। एक कूलाम में 3 गुणा 10 की घात 9 ईएसयू होते हैं। और आवेश का अगर वृहद मात्रक बात करें, सबसे बड़ा मात्रक, तो आवेश का बड़ा मात्रक होता है फैराडे। एक फैराडे का मतलब होता है 96,500 कूलाम। सोचो 96,500 कूलाम। आप ये कूलाम को छोटा मोटा मत समझना, ये कूलाम कोई छोटी मोटी वस्तु में चार्ज नहीं हो सकता। कारण देखिए, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? तो अभी आपने पढ़ा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 की घात -19 कूलाम। तो एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1/1.6 10 की पावर -19, मतलब 6.25 गुणा 10 की घात 18। अरे भैया ये कम नहीं है। 10 की घात 7 तो 1 करोड़ हो गया, 10 की घात 9 1 अरब, 10 की घात 11 1 खरब, उसके बाद तो मुझे काउंटिंग भी नहीं पता। मतलब इतने करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आप डालोगे, तब जाके उस बॉडी का चार्ज 1 कूलाम होगा। तो जरा सोचो, क्या छोटे मोटे परमाणुओं में इतने इलेक्ट्रॉन संभव है? नहीं है भैया। तो इसके लिए बड़ी वस्तु का होना आवश्यक है। इसलिए साधारणतः आवेश को हम नैनो कूलाम, माइक्रो कूलाम, आप जितने भी क्वेश्चन लोगे बुक्स में, वहां पर आपका आवेश का मान होगा नैनो कूलाम, माइक्रो कूलाम, पिको कूलाम, मतलब ये छोटे मात्रक काम में लिए जाते हैं। तो छोटे मात्रक कौन होते हैं? छोटे मात्रक होते हैं नैनो कूलाम, माइक्रो कूलाम, पिको कूलाम। सर नैनो का मतलब 10 की घात -9 कूलाम, माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 कूलाम, ये छोटे मात्रक हैं। पिको का मतलब 10 की घात -12 कूलाम। ये छोटे मात्रक काम में लेते हैं। और सबसे बड़ा गुण, आवेश का सबसे बड़ा गुण वो है आवेश क्वांटीकृत है। ये वर्ड बड़ा ही अजीब है, आवेश क्वांटीकृत है, जबकि द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं है। क्या मतलब होता है क्वांटीकृत का? क्वांटम का मतलब होता है इस दुनिया में सबसे छोटा कण, और बाकी जितने भी हैं उससे मिले हुए होते हैं। इसको बोलते हैं क्वांटम सिद्धांत। तो यहां पर आवेश का क्वांटम कौन है? तो आवेश का सबसे न्यूनतम मान, आवेश का क्वांटम, आवेश का सबसे न्यूनतम मान, इसको क्वांटम भी बोलते हैं। सबसे न्यूनतम मान एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। यह आवेश का सबसे न्यूनतम मान है। इससे छोटा मान इस दुनिया में आवेश का हो ही नहीं सकता। आवेश का सबसे न्यूनतम मान एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना था? अभी पढ़ाया था 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। सर क्या इससे छोटा चार्ज इस दुनिया में संभव है? नहीं है भैया, इससे छोटा आवेश इस दुनिया में संभव नहीं है। तो आवेश का सबसे न्यूनतम मान कितना है? एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। और बाकी जितने भी आवेश हैं, वस्तु पर स्थित आवेश का मान, यही क्वांटीकरण का सिद्धांत है। वस्तु पर स्थित आवेश का मान सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब कि आवेश का मान सदैव प्लस माइनस एनी, एन यहां पर क्या है? पूर्णांक है। एन यहां पर पूर्णांक, मतलब Q बराबर प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन संभव है, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन संभव है, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन संभव है। लेकिन कहीं पर लिखा हुआ हो Q का मान 1.1,
ई क्या संभव है? नहीं सर, नहीं संभव है। क्यों नहीं है? क्योंकि आवेश का मान सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा और इसी को हम क्वांटीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत लिखिए। क्या बोलोगे? सर आवेश का मान सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होगा? पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होता है। Q का मान होगा प्लस माइनस एन ई। एन क्या है? पूर्णांक है। मतलब आप n का मान पूर्णांक 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, लेकिन कहीं पर लिखा हो Q का मान 51.2 इलेक्ट्रॉन। क्या संभव है? नहीं सर। कैसे ट्रांसफर करोगे? आप ट्रांसफर करोगे तो आप 50 इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, उसके बाद 51 कर सकते हो, फिर 52। क्या 51.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाओगे? नहीं कर सकते। तो आवेश का मान सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का बेटा पूर्ण गुणज होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आवेश का। द्रव्यमान इसका पालन नहीं करता। ठीक है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन दिया, क्या 1.6 गुणा 10 की घात -20 कूलाम आवेश संभव है? तो आप देखते ही बता सकते हो सर सबसे न्यूनतम मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 था, ये तो उससे छोटा है, संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम कैसे चेक करेंगे? तो हमारा क्वांटीकरण का सिद्धांत Q बराबर Ne। Q का मान 1.6 गुणा 10 की घात -20 है। N आप निकाल लीजिए और आवेश इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुणा 10 की घात -19। यहां से N का मान निकालूं तो 1.6 गुणा 10 की घात -20 में आपने भाग दिया 1.6 गुणा 10 की घात -19 का, तो आप देखिए ये बचा 0.1। क्या पूर्णांक है? नहीं। तो यह आवेश का मान संभव नहीं है। यह आवेश का मान संभव नहीं है। तो यह आपके आवेश की क्या है बेटा? मूल गुण है। मैंने आपको आवेश के सारे गुण आपको आज की क्लास में डिस्कस किए। इसके बेस पर मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूं और देन एक और क्वेश्चन आप पहले लीजिए। मैंने कहा आपको क्वेश्चन दे दिया कि 200 ग्राम पानी है, इसमें कुल ऋणावेश बताइए कितना होगा। देखो अगर कुल आवेश बोलता तो मैं बोल देता सर 0, क्योंकि अभी मैंने बताया कि परमाणु मूल रूप से उदासीन है, जितना धनावेश उतना ऋणावेश। अगर पानी में ही करंट होता तो पीते टाइम आदमी को करंट आता, लेकिन यहां पर कुल आवेश तो 0 है, लेकिन क्वेश्चन पढ़िए कुल ऋणावेश निकालना है। तो पहले तो आप 200 ग्राम पानी की बात करते हैं, तो पानी का फॉर्मूला सबको पता है H2O। ठीक है, अब 200 ग्राम पानी है तो पहले तो आप 200 ग्राम पानी में मोलों की संख्या निकाल लीजिए। तो मोलों की संख्या अगर आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, हाँ जी, मोलों की संख्या कैलकुलेट कीजिए। क्या होते हैं मोलों की संख्या? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो कितना द्रव्यमान आपको दे दिया? 200 ग्राम, और मोलर मास पानी का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और 1 2 18। ये तो आपके मोलों की संख्या आ गए। और कितने अणु आ गए? तो अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालूं तो आवोगाद्रो नंबर से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 200/18 आवोगाद्रो नंबर लगभग 6 गुणा 10 की घात 23 ले लेते हैं। ये आपके 2 गुणा 10 की घात 25/3, ये अणुओं की संख्या आ गई। हर अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो सर ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं भैया? 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक अणु में 10 हैं तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई? तो हम निकाल सकते हैं 2 गुणा 10 की घात 25/3 गुणा 10। ये तो सर आपकी इलेक्ट्रॉनों की क्या निकल गई? संख्या निकल गई। अब अभी बता दिया हर इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो कुल ऋणावेश आपका हो गया Q बराबर Ne। N का मान 2/3 गुणा 10 की घात 26, E का मान
1.6 गुणा 10 की घात -19 सॉल्व कर लेंगे, ये लगभग 0.5, ये पॉइंट से ये 10 आया, 5 दूनी 10 गुणा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका 10 की घात 26 था, तो 26 में से 1 गया 25, 25 में से 19 गया 6, तो सर लगभग 10 की घात 7 कूलम इतना आपका ऋणावेश है। और जितना ऋणावेश उतना ही क्या था धनावेश, और कुल आवेश कितना होगा 0। तो इस तरह हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये गुण आपके लिए चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।